इस क्लास में वर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, राउंड रॉबिन हमने किया था। थ्री एल्गोरिथम्स आर हियर, राउंड रॉबिन, नेक्स्ट जो अभी हम करेंगे आज दैट इज रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम, एंड लास्ट इज द EDF अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम। Out of these three, first two considered as a category of static algorithm. Distributed process algorithm two types से होते हैं, आपको पता है, static and dynamic. तो ये जो first two हैं आपके rate monotonic and the round robin, that is under the category of static, and this EDF is the example of dynamic. ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल पेपर में आता है, ये कौन सी कैटेगरी से आपका बिलोंग करता है. दिस इज फॉर स्टैटिक एंड दिस इज फॉर dynamic. Now first round robin we completed. Next is the rate monotonic algorithm. For this rate monotonic algorithm, there are some important points to consider. After that, we will schedule the task according to this rate monotonic algorithm. In this, first of all, this is a static algorithm. It means here the priorities of processes are fixed. यानी कि इनिशियली जिस प्रोसेस को प्रायोरिटी असाइन होती है, कोई भी प्रायोरिटी असाइन होती है, हाई है, लो है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, तो वो आपकी प्रायोरिटी फिक्स रहेंगी थ्रू आउट देयर एग्जीक्यूशन. क्लियर? द प्रायोरिटीज फॉर ऑल द प्रोसेसेस आर फिक्स्ड थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, थ्रू आउट देयर कंप्लीट एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हियर द रेट ऑफ जॉब रिलीज is inversely proportional to the time period of a process. ठीक है, रेट ऑफ जॉब रिलीज, रेट ऑफ जॉब रिलीज मतलब सिंपली कि जब आपका जो प्रोसेस है या जॉब है सिस्टम में रिलीज होती है फॉर एग्जीक्यूशन, वो टाइम आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के, किसी भी जॉब के टाइम पीरियड से. ठीक है, जॉब का टाइम पीरियड क्या होता है अभी आपको बताते हैं. Next, one more point here. This rate of job release is directly proportional to the priority of a task. With these two concepts, you will assign the priorities to the टास्क और प्रोसेसेस. यानी कि अगर आपको इसका कोई क्वेश्चन गिवन होगा, आपको प्रोसेसेस गिवन होंगे, बट उनकी प्रायोरिटीज को आपको खुद असाइन करना. ठीक है, रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम में हमको प्रायोरिटीज खुद असाइन करनी पड़ती हैं उनके एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले, और जो प्रायोरिटी हमने असाइन कर दी इनिशियली बिफोर देयर एग्जीक्यूशन, वो ही उनकी थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन चलती है. ठीक है, अब वो प्रायोरिटी हम कैसे असाइन करते हैं, विद दीज टू कॉन्सेप्ट्स. ये टू कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, ये जो टाइम पीरियड होता है किसी भी प्रोसेस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ जॉब रिलीज के, और रेट ऑफ जॉब रिलीज हमारी प्रायोरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी अगर किसी प्रोसेस की हाई प्रायोरिटी होगी तो उसका रेट ऑफ जॉब रिलीज भी हाई होगा, बट उसका टाइम पीरियड कम होगा. ठीक है, ऐसे ही किसी प्रोसेस की अगर प्रायोरिटी कम है तो उसका रेट ऑफ जॉब रिलीज भी कम होगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा. ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड इज व्हाट, ये वो टाइम होता है जिसके बाद हर एक प्रोसेस सिस्टम में री एंटर करता है, और जिसके अकॉर्डिंग हम हर एक प्रोसेस के स्लॉट्स डिफाइन करते हैं. दैट इज अ टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड वैल्यू से क्या पता लगता है कि आपका प्रोसेस सिस्टम में कब कब एंटर करेगा. कब कब एंटर करेगा मतलब क्या है कि कब कब वो सिस्टम में दोबारा से प्रोसेसर के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करेगा. ठीक है, प्लस उस टाइम पीरियड वैल्यू से हम ये भी डिफाइन करते हैं कि वो प्रोसेस के क्या क्या स्लॉट्स हम क्रिएट करेंगे. ठीक है, वो भी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे. अब हमें करना क्या है, रेट मोनोटोनिक में खुद प्रायोरिटीज असाइन करनी है प्रोसेसेस की. कैसे असाइन करनी है, बेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एंड दिस rate of job release. For example, suppose there are three processes. Each process in this rate monotonic algorithm is represented by using
two parameters mainly. First parameter is known as the time period, and second parameter is the execution time. You can also include the third parameter, that is the phase. ठीक है, आपको ये फर्स्ट टू वैल्यूज भी दी जा सकती है पेपर में एग्जाम में, या फिर 3 की 3 भी दी जा सकती है. ठीक है, सो यहाँ पे मेन क्या है, फर्स्ट टू. अब फर्स्ट पैरामीटर टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड ही आपको कंसिडर करना है. सेकेंड पैरामीटर एग्जीक्यूशन टाइम है तो इसको एग्जीक्यूशन टाइम ही आपको कंसिडर करना है. और थर्ड पैरामीटर आपका फेज होता है, वो फेज ही होता है. फेज वैल्यू सभी के लिए इनिशियली 0 रहती है. ठीक है, सभी स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से ही स्टार्ट होते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड फर्स्ट पैरामीटर. टाइम पीरियड इज द फर्स्ट पैरामीटर. तो यहाँ पे टाइम पीरियड अभी मैंने आपको क्या बताया कि वो टाइम है जो बताएगा कि आपका प्रोसेस सिस्टम में री एंटर कब करेगा. सेकेंडली ये बताएगा कि हमें उस प्रोसेस के स्लॉट्स कैसे क्रिएट करना है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम. एग्जीक्यूशन टाइम सिंपल है, जो क्या बताएगा कि एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कितना एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए. जैसे राउंड रॉबिन में बर्स्ट टाइम स्टडी किया था कि जैसे 24 था तो वो प्रोसेस P1 का एक कंप्लीट टाइम था जिसमें कि उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगी. वही यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम रिप्रेजेंट करेगा. लास्ट इज द फेज. फेज क्या है कि जब आपका जो प्रोसेस है उस सभी के लिए 0 रहेगा. ये हम इनिशियली हर एक के लिए 0 कंसिडर करते हैं कि कब ये सिस्टम में रिलीज होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम प्रायोरिटी कैसे देंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 प्रोसेस है मेरे पास, उसकी वैल्यूज मैं यहाँ पे दे देती हूँ. 410 P2 ले लेते हैं हम. दूसरा प्रोसेस दैट इज 520 एंड थर्ड प्रोसेस ले लेते हैं 25. ठीक है, फेज की वैल्यू सबकी 0 है. अब फर्स्ट टू पैरामीटर्स देखो. फर्स्ट वैल्यू जो है वो टाइम पीरियड है. सेकेंड वैल्यू है जो एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए. प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना चाहिए, 2 यूनिट ऑफ टाइम. एंड प्रोसेस P3 को एग्जीक्यूट होने के लिए 5 यूनिट्स ऑफ टाइम चाहिए. ठीक है, अब इनकी टाइम पीरियड वैल्यू देखो. P1 के लिए कितना है, 4. फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम पीरियड ऑफ प्रोसेस P1 is 4. Next is time period value of process P2 is 5. Next is time period value of process P3 is 20. ठीक है, अब इस कंसेप्ट को देखो. टाइम पीरियड जो है वो प्रायोरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड अगर ज्यादा होगा उतनी ही कम उसकी प्रायोरिटी होगी. हाईएस्ट द टाइम पीरियड, लोवेस्ट द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस. इसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइम पीरियड वैल्यू इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसकी है. टाइम पीरियड वैल्यू इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रोसेस P3 की है. तो इट मींस P3 की जो प्रायोरिटी है वो सबसे लोवेस्ट रहेगी. सो इट हैज अ लोवेस्ट प्रायोरिटी. उसके बाद आप देखो टाइम पीरियड वैल्यू सबसे ज्यादा सबसे कम किसकी है, सबसे कम प्रोसेस P1 की है. तो जिसकी टाइम पीरियड वैल्यू सबसे कम होगी उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी. तो प्रोसेस P1 की यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और जो P2 है ऑब्वियसली इसकी सेकंड हाईएस्ट रहेगी. तो यहाँ पे आपका जैसे आप इसको मेंशन करोगे where the P1 priority is greater then P2 is greater than P3. ठीक है, तो ये काम आपको खुद करना है. कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया है आप सिंपली उसके पैरामीटर्स चेक करोगे. क्या पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स में आप टाइम पीरियड वैल्यू चेक करोगे. टाइम पीरियड वैल्यू की प्रायोरिटी अपोजिट होती है. टाइम पीरियड ज्यादा है तो प्रायोरिटी कम होगी, टाइम पीरियड कम है तो प्रायोरिटी ज्यादा होगी. ठीक है, तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप उसको प्रायोरिटीज असाइन कर सकते हैं. अब हमें करना क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना है, इन प्रोसेसेस को शेड्यूल करना है, इनको प्रोसेसर की असाइनमेंट करनी है. कैसे हम उसको शो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रैंट चार्ट. ठीक है, आफ्टर दैट आफ्टर असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटीज टू द प्रोसेसेस यू हैव टू ड्रॉ द ग्रैंट चार्ट to represent the scheduling of processes. ग्रैंट चार्ट जो आपका यहाँ पे ऑलवेज स्टार्ट विद द 0. 0 से वो स्टार्ट होगा, लेकिन अब इसको आपको कहाँ तक लेना है वो कैसे पता लगेगा आपको.
वो पता लगता है बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ टाइम पीरियड वैल्यूज। ठीक है, हमने स्टार्ट तो हर किसी का 0 से ही करना है, बट एंड कहाँ पे होगा वो कैसे पता लगता है, जब हम टाइम पीरियड वैल्यू की एलसीएम ले लेंगे। किसकी, जितने भी प्रोसेस आपको गिवन होंगे उन सबका टाइम पीरियड वैल्यू आप देखो क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो एलसीएम वैल्यू आएगी उतनी वैल्यूज आपको ग्रैंड चार्ट पे शो करनी है। तो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड की वैल्यू आपको दिख रही है P1 P2 और P3 की कितनी है, 4 5 20। सो 4 5 20 का एलसीएम क्या होगा आपका 20। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू कंसिडर करनी है टिल 20 करनी है, 20 के बाद का आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, जस्ट 20 तक ही आपको इनकी शेड्यूलिंग रिप्रेजेंट करनी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टिल 20 कंप्लीट आप कंसिडर करो पूरा, 1 2 3 4 पूरा 1 6 7 10 11 12 13 16 17 18 19 20। ठीक है, सभी वैल्यूज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो 10 11 पूरा जितना भी आपका एलसीएम वैल्यू आएगी उतना आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। 15 ठीक है, अब सबसे पहला क्या काम करना है आपको, सबसे पहले जितने भी प्रोसेसेस है आपको उसको आप यहाँ पे लिख लो 0 फेज पे, क्योंकि इनिशियली सबका फेज क्या रहेगा 0। तो 3 प्रोसेसेस है P1 P2 P3। आफ्टर दिस अब आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इनके स्लॉट्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे स्लॉट, P1 का जो टाइम पीरियड वैल्यू है हमें पता है कितनी है 4। ठीक है, तो अब हमें इसको स्लॉट्स डिफाइन करने हैं। इसके स्लॉट्स कैसे बनेंगे, 4 4 के डिफरेंस पे, लाइक 4 P1 0 to 4 इज द फर्स्ट स्लॉट। ठीक है, उसके बाद 4 to 8 is the second slot. After that 8 to 12 third, 12 to 16 fourth slot and 16 to 20 is the 5 slot. फिर 5 slot 20 तक P1 के बने हैं। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, जो 0 to 4 का एक स्लॉट है P1 का, उस एक स्लॉट में कोई भी प्रोसेस अपने एक स्लॉट में सिर्फ एक ही बार कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, जैसे P1 का एग्जीक्यूशन टाइम है 1, उसने 0 to 1 में अपना एग्जीक्यूशन कर लिया। आफ्टर दैट 1 to 2 2 to 3 और 3 to 4 में दोबारा प्रोसेसर के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, ना ही उसको सिस्टम दोबारा प्रोसेसर दे सकता है। वो उसको दोबारा प्रोसेसर कब दे सकता है, जब उसका सेकेंड स्लॉट आएगा। ठीक है, और जैसे ही स्लॉट चेंज होता है तो उस वाले पॉइंट पे सिस्टम क्या कंसिडर करता है कि वो प्रोसेस रिलीज हुआ है। ठीक है, यानी कि 0 पे पहले रिलीज हुआ आपका प्रोसेस P1, 0 to 4 वो चला अपना फर्स्ट स्लॉट में, उसके बाद at 4 P1 again releases into the system, same at 8 P1 again releases into the system, at 12 P1 again releases, at 16 पे हुआ वो, जितनी भी टाइम पीरियड वैल्यू उतना डिफरेंस लेके आपको शो करना है। तो यहाँ पे भी P1 हो गया। अब उसके बाद देखो P2 के लिए, P2 की टाइम पीरियड वैल्यू है 5। क्लियर, P2 का 5 5 पे डिफरेंस लेना है। तो P2 का जो फर्स्ट स्लॉट बना वो क्या है 0 to 5 का, तो 0 to 5 is the first slot for P2 and P2 can completely execute only once in this slot। ठीक है, आफ्टर दैट अगर उसको दोबारा से चाहिए प्रोसेसर तो वो अपने नेक्स्ट स्लॉट में फिर डिमांड करेगा। तो नेक्स्ट स्लॉट P2 का कहाँ आ जाएगा 5 पे, तो P2 5 पे रिलीज हुआ, अगेन P2 रिलीजेस एट 10, आफ्टर दैट P2 रिलीजेस एट 15। ठीक है, उसके बाद सिंपल 20 पे, 20 से आगे तो हमें जाना ही नहीं वैसे, तो 20। ठीक है, उसके बाद
P3, P3 की टाइम पीरियड वैल्यू है 20, तो इसका मतलब ये पूरा ही P3 के लिए एक स्लॉट है, क्योंकि P3 की जो यूनिट ऑफ टाइम है दैट इज 20। तो ये जो पूरा 20 है यहाँ पे, दिस इज कंसिडर्ड एज द वन स्लॉट फॉर P3, क्लियर। और इस पूरे एक स्लॉट में सिर्फ एक ही बार कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो सकता है, सो दिस इज फॉर कंप्लीट फॉर P3। ठीक है, ये हो गया, आपने स्लॉट्स डिफाइन कर दिए। अब शेड्यूलिंग करनी है, अभी शेड्यूलिंग नहीं हुई है, अब शेड्यूलिंग होगी। ठीक है, अब कंडीशन आपको याद रखनी है कि हर एक प्रोसेस अपने एक स्लॉट में सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, अब स्टार्ट करो जीरो से। जीरो पे तीनों प्रोसेस है अभी सिस्टम के पास, P1, P2, P3, लेकिन वो किसको पहले प्रोसेसर असाइन करेगा, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी। और प्रायोरिटी हमें यहाँ से पता है विद द हेल्प ऑफ टाइम पीरियड वैल्यू कि P1 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। तो सबसे पहले जो प्रोसेसर की असाइनमेंट होगी वो किसको होगी, P1। सो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, P1 को पहले प्रोसेसर असाइन कर दिया, P2, P3 वेट कर रहे हैं, बट P1 को प्रोसेसर मिल गया। P1 ने अपना एग्जीक्यूशन किया। P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम पीरियड चाहिए, कितना टाइम चाहिए, 1। सो P1 रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। तो P1 ने जैसे ही 1 यूनिट ऑफ टाइम अपना कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे 1 पे, एट 1 पे आपका ये CPU जो है फ्री हो गया, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अब CPU किसी और प्रोसेस को दे सकता है, क्योंकि P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है। और 0 to 4 में P1 दोबारा आ भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसने एक बार अपना पूरा एग्जीक्यूशन कर लिया। अब एट 1 पे अब आपका सिस्टम चेक करेगा कि अब मैं किसको प्रोसेसर असाइन करूं, P2 को या P3 को। कैसे सोचेगा, बाय एग्जामिनिंग द प्रायोरिटी। तो P2 की ज्यादा है या P3 की, हमें पता है P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो एट 1 पे उसने क्या किया, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ने P2 को अब प्रोसेसर असाइन कर दिया। तो एट 1 पे प्रोसेसर इज असाइन टू द प्रोसेस P2, क्लियर। P2 को मिला, P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना चाहिए, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है इसका, देखो 2। P2 हैज एग्जीक्यूशन टाइम 2, तो वो इतना एग्जीक्यूट होगा, 1 to 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर वो 2 to 3 एग्जीक्यूट होगा। P2 हो गया। अब 3 पे P2 की भी कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गई। अब आपका सिस्टम दिखेगा और कौन सा प्रोसेस है, तो उसको पता है P3 है। P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन कर ली अपने स्लॉट में एक बार पूरी, P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन कर लिया अपने स्लॉट में, यानी कि 0 to 5 तक में एक बार पूरी। अब वो तो दोनों दोबारा आ ही नहीं सकते, तो वो किसको देगा, जो वेटिंग प्रोसेस है। तो वेटिंग प्रोसेस कौन सा, उसको पता है P3, तो P3 अब यहाँ पे एग्जीक्यूट है। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम है 5। P3 को पूरा 5 मिनट्स ऑफ टाइम चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। तो P3 ने 3 पे अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, 3 से 4 पे वो चला। अब देखो एट 4 P3 को सिस्टम कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि एट 4 पे अगेन P1 के रिलीज होने का टाइम आता है, क्योंकि P1 का हमें पता स्लॉट बनाई थी अभी, 4 का डिफरेंस है। तो एट 4 पे P1 रिलीज हो गया। अब P1 रिलीज हुआ तो ऑब्वियसली P3 उससे लो प्रायोरिटी है, तो आपके सिस्टम को इसको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट प्रीएम्प्ट करने के बाद अब P1 को अगेन प्रोसेसर असाइन होगा। ये P1 का दूसरा स्लॉट शुरू हो गया। ठीक है, तो P1 को अब प्रोसेसर असाइन हुआ, P3 को प्रीएम्प्ट कर दिया। P3 ने कितना एग्जीक्यूशन किया, ये साथ साथ आप नोट कर सकते हो ताकि आपका सॉल्यूशन सही हो। P3 ने अपना 1 यूनिट ऑफ टाइम को कंप्लीट कर लिया और P3 का 4 यूनिट ऑफ टाइम अभी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 पे P1 आया सिस्टम में, P1 को ही प्रोसेसर दिया, P3 को प्रीएम्प्ट किया। P1 ने अपना एग्जीक्यूशन किया 4 to 5 के लिए, क्योंकि उसे 1 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर दैट एट 5, अब 5 पे फिर से वो P3 को कंटिन्यू नहीं करवा सकता, क्यों, क्योंकि 5 पे P2 रिलीज हो रहा है और P2 की प्रायोरिटी P3 से ज्यादा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एट 5 P2 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो 5 to 6 आपका P2 चलेगा, 6 to 7 फिर आपका P2 चलेगा। क्योंकि क्यों चल रहा है P2, क्योंकि 4 to 8 P1 का स्लॉट था। सबसे पहले प्रोसेस 1 के लिए देखो, 4 to 8 P1 का स्लॉट था जिसमें उसने अपनी एक बार कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर ली, वो अब दोबारा तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, अब बात आई P2 की, P2 की प्रायोरिटी P3 से ज्यादा है, इसलिए वो 5 पे रिलीज हुआ, तो 5 पे वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखेगा। तो उसको सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो उसने 7 तक कंप्लीट कर ली। एट 7 नाउ अगेन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम P3 को प्रोसेसर दे सकता है, तो उसने 7 पे P3 को प्रोसेसर दिया। अब P3 ने एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट किया, तो फिर से उसे प्रीएम्प्ट करना पड़ा, क्यों, क्योंकि 8 पे अगेन P1 के रिलीज होने का टाइम आ गया। ठीक है, सो P3 ने अपना 1 यूनिट भी और कंप्लीट कर लिया एग्जीक्यूशन की, यानी कि 2 यूनिट उसकी हो गई।
क्लियर। अब 8 पे P1 रिलीज हुआ तो P1 की हाई प्रायोरिटी है, P3 को प्रेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तो P1 को प्रोसेसर असाइन हो गया। 8 to 9 P1 एग्जीक्यूशन ली। एट 9 अब देखो जो हमारा P2 है, क्या P2 आएगा या P3 आएगा 9 पे? क्लास 9 पे P2 आएगा या P3 आएगा, बताओ। देखो तीनों प्रोसेस को चेक किया करो। 8 to 12 P1 का स्लॉट है, अभी उस स्लॉट में P1 एक बार एग्जीक्यूट हो गया, P1 तो आ ही नहीं सकता। बात रही P2 और P3 की। P2 का देखो, P2 का ये सेकंड स्लॉट चल रहा है जिसमें कि इसकी वैल्यू है 5 to 10, ठीक है। अब इस स्लॉट में वो कंप्लीटली एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है, तो वो एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ हो गया ना 5 to 6, 6 to 7 में। तो अब यहाँ पे 9 पे सिस्टम P3 को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो एट 9 पे सिस्टम विल एग्जीक्यूट द प्रोसेस P3। P3 ने एक और यूनिट अपनी कंप्लीट कर ली, यानी कि 3 यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन उसकी हो गई। अब एट 10 पे फिर से वो प्रीएम्प्ट होगा, क्यों? क्योंकि 10 पे सिस्टम को पता है P2 फिर से आ रहा है, सिस्टम में P2 रिलीज हो रहा है। सो 10 पे P2 रिलीज हो रहा है, P1 तो अभी आ ही नहीं सकता, P2 ही आएगा क्योंकि P2 की प्रायोरिटी P3 से ज्यादा है। सो P3 को यहाँ पे उसको प्रीएम्प्ट करना पड़ा, ठीक है। अब आगे चलो, 10 पे आपका P2 आया, P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन ली। 10 to 11, 11 to 12 फिर से P2 ने अपना एग्जीक्यूशन लिया। आफ्टर दैट एट 12 पे अब सिस्टम को पता है P2 तो आगे जाएगा ही नहीं, P3 भी नहीं आ सकता क्योंकि 12 पे P1 रिलीज हो रहा है। सो 12 पे सिंपली है P1 रिलीज हो रहा है, P1 की हाई प्रायोरिटी है, तो P1 को प्रोसेसर मिल गया। P1 ने अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया इस वाले टाइम पीरियड में 12 to 13 में। सो अब 16 तक P1 दोबारा आ ही नहीं सकता क्योंकि इसका थर्ड स्लॉट चल रहा है 12 to 16 जिसमें उसने एक बार अपना एग्जीक्यूशन कर लिया। नाउ एट 13 कौन सा प्रोसेस आ सकता है? P3 आ सकता है। क्यों? क्योंकि P2 जो है उसने अपने स्लॉट में 10 to 15 वाले स्लॉट में एक बार एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया है, 10 to 11 और 11 to 12 में। P1 ने भी अपना एग्जीक्यूशन कर लिया इस स्लॉट में, बचा कौन? P3। तो यहाँ पे आएगा P3। आफ्टर दैट इस पॉइंट पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एट 14 P3 को प्रीएम्प्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये किसी का भी रिलीज होने का टाइम नहीं है और दोनों ने अपने अपने स्लॉट में एक बार पूरी एग्जीक्यूशन कर ली है, तो यहाँ पे वो P3 को ही कंटिन्यू रखेगा। सो P3 जो है उसकी रेस्ट ऑफ द 2 यूनिट्स भी कंप्लीट हो गई, यानी कि पूरा 5 यूनिट ऑफ टाइम उसने अब कंप्लीट कर लिया, तो P3 की एग्जीक्यूशन 15 पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब P3 तो इस पूरे पे नहीं आ सकता दोबारा। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमें पता है P3 का पूरा एक स्लॉट है और एक स्लॉट में हर एक प्रोसेस सिर्फ एक ही बार कंप्लीट एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो P3 तो भूल ही जाओ, P3 तो अब आएगा ही नहीं। अब सिर्फ P1 और P2 की शेड्यूलिंग देखिए। सो एट 15 पे कौन आएगा? एट 15 पे आपका सिस्टम ये देखेगा दैट इट इज अ टाइम फॉर P2 टू रिलीज। P2 रिलीज हो रहा है, प्रोसेस कितने बचे हैं अभी? P1 P2। P1 जो है हमारे पास उसकी प्रायोरिटी हाई है, लेकिन क्या P1 यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि P1 ने 12 to 16 वाले स्लॉट पे अपने एग्जीक्यूशन को कर लिया एक बार, सो दैट्स व्हाई P1 ना आके यहाँ पे कौन आएगा? P2। तो P2 को सिस्टम ने प्रोसेसर असाइन किया एट 16, P2 को प्रीएम्प्ट कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 16 पे सिस्टम में P1 आ रहा है, P1 की प्रायोरिटी P2 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका सिस्टम ने P2 को प्रीएम्प्ट किया है और P1 को प्रोसेसर दे दिया। P1 ने अपने एग्जीक्यूशन को पूरा किया 16 to 17 में। नाउ एट 17 P2 आएगा, P3 तो हो चुका है, P2 आएगा। क्यों? क्योंकि P2 की अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुई है इस वाले स्लॉट में। P2 को पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए 2 यूनिट चाहिए, एक यूनिट उसने किया था, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको प्रीएम्प्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि P1 आ गया था। तो P1 ने जैसे ही अपना एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया, आफ्टर दैट सिंपली सिस्टम में P2 आ गया, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने P2 को प्रोसेसर असाइन कर दिया। अब P2 ने भी अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो, P3 ऑलरेडी हो चुका था। P1 का जो स्लॉट है वो अब ये लास्ट कौन सा है? 16 to 20 का, उसने भी इसमें अपनी एग्जीक्यूशन कर ली क्योंकि एक यूनिट चाहिए थी। P2 का जो लास्ट स्लॉट है वो 15 to 20 का है, उसमें भी उसने अपनी एग्जीक्यूशन 2 यूनिट ऑफ टाइम की कर ली है। अब ये जो ब्लॉक्स हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके आइडल ब्लॉक्स। आइडल ब्लॉक्स यानी कि इस टाइम पीरियड पे जो ये टाइम पीरियड है 18 to 19, 19 to 20, ये CPU के लिए आइडल टाइम होता है, ठीक है। तो ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं इनका पर्पस क्या होता है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं
ये आइडल ब्लॉक्स कम से कम हो हमारे सिस्टम पे, यानी कि सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो बेटर हो, वो कम टाइम के लिए आइडल है। ठीक है, तो यहाँ पे आउट ऑफ दिस ब्लॉक्स सिर्फ 2 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे कि सीपीयू को आइडल रहना पड़ा, उसके पास कोई भी काम नहीं आया। ठीक है, तो ये आपका रेट मोनोटोनिक है, इस तरह से आप इसको सोल्व करो। क्लियर है? इसमें आपकी प्रायोरिटीज जो है वो फिक्स रहेंगी। प्रायोरिटी हम असाइन करेंगे बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड वैल्यू। टाइम पीरियड के अपोजिट होती है प्रायोरिटी। टाइम पीरियड जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी। और हमें ग्रैंड चार्ट पे कितनी वैल्यूज लेनी है, जितनी की एलसीएम की वैल्यू आती है जो प्रोसेस की टाइम पीरियड गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उतनी जैसे यहाँ पे 20 आई थी तो 20 हमने ले ली। आफ्टर दैट तीनों प्रोसेस को हम 0 पे रखेंगे, P1 P2 P3। उसके बाद जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको पहले प्रोसेसर असाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए मेन क्या चेक करना है, रिलीज टाइम ऑफ प्रोसेसेस। जैसे आपका कितना कितना उनका स्लॉट्स बन रहा है, जितना जितना स्लॉट्स बनेगा उतने 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 टाइम पे वो क्या होंगे, रिलीज होंगे सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। An important point, note down a process ठीक है, एक प्रोसेस सिर्फ अपने एक स्लॉट पे एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है। क्लियर? दोबारा से एक बार ये मैं आपको बता रही हूँ, आफ्टर दैट नेक्स्ट करेंगे ईडीएफ। देखो सिंपल था, पहले हमने क्या किया, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग स्लॉट डिफाइन कर दिए। तो स्लॉट P1 के लिए 4 के डिफरेंस पे बना, P2 के लिए 5 के और P3 के लिए 20। तो P1 के लिए जब क्रिएट किया तो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 लाइक दिस। जैसे ही 0 to 4 होता है तो 4 पे वो वाला प्रोसेस दोबारा रिलीज होता है। तो 4 पे P1 रिलीज हुआ, अगेन 8 पे P1 रिलीज हुआ, अगेन 12 पे, आफ्टर दैट 16 पे एंड आफ्टर दैट 20 पे। P2 का 5 का डिफरेंस है, इसलिए P2 का फर्स्ट स्लॉट क्रिएट हुआ 0 to 5 और 5 पे वो सिस्टम में दोबारा से रिलीज हुआ। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लॉट बना 5 to 10, 10 पे वो सिस्टम में दोबारा रिलीज हुआ। आफ्टर दैट 10 to 15, 15 पे वो सिस्टम में फिर से रिलीज हुआ एंड आफ्टर दैट 15 to 20। लास्ट P3 के लिए 20 ही वैल्यू है, सो दैट्स वाई ये पूरा ही जो ब्लॉक्स है ये P3 के लिए एक स्लॉट कंसिडर होगा। क्लियर? उसके बाद प्रोसेसर असाइन किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, कैसे, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज। सिंपल है, पहले P1 को असाइन किया क्योंकि P1 की प्रायोरिटी हाई थी। सो P1 ने कितना एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए वो आपको यहाँ से देखना है, जो अभी आपको वैल्यू दी जाएगी। तो 1 चाहिए था, इसको जस्ट सेटिस्फाई इसने 1 अपना कंप्लीट कर लिया 0 to 1 में। आफ्टर दैट आपके सिस्टम ने पता है कि और भी प्रोसेसेस है मेरे पास वेटिंग में, तो उसने देखा नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी किसकी है, उसको प्रोसेसर असाइन कर दिया। नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी P2 की थी, तो दैट्स वाई P2 ने अपना एग्जीक्यूशन पूरा किया 2 यूनिट्स ऑफ टाइम का। आफ्टर दैट एट 3 पे अब नेक्स्ट प्रोसेस देखा उसने कौन सा वेट करा, P3। वो P3 को ले आया, क्यों ले आया, क्योंकि P1 अपना 0 to 4 में दोबारा नहीं आ सकता क्योंकि उसका एक स्लॉट है और एक स्लॉट में वो एक बार एग्जीक्यूट हो सकता है। P2 ने भी अपनी एग्जीक्यूशन अपने से एक स्लॉट में 0 to 5 वाले में कर लिया, तो इसलिए उसने 3 पे कौन लेके आया, वो P3 को। P3 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही की थी, तो एट 4 पे सिस्टम ने उसको दोबारा उसको क्या कर दिया, प्रेम्प्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 4 पे सिस्टम को पता लगा कि अरे मेरा तो P1 रिलीज होने का टाइम आ गया। P1 रिलीज हुआ, P1 की हाई प्रायोरिटी है, P3 को रोकना पड़ा, तो 4 पे P1 आ गया। ठीक है, अब एट 5 पे भी उसने P3 को नहीं दिया, क्यों, क्योंकि एट 5 पे उसको पता है कि अब P2 रिलीज हो रहा है, सो P2 को दिया। P2 ने 5 to 6, 6 to 7 में अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। एट 7 पे उसने P3 को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे ना तो P1 आ सकता है ना P2 आ सकता है, तो उसने P3 को दे दिया। P3 ने अपना एग्जीक्यूशन किया। एट 8 पे फिर से P3 की एग्जीक्यूशन रोकनी पड़ी, क्यों, क्योंकि 8 पे P1 रिलीज हो रहा है, तो P1 ने अपना एग्जीक्यूशन किया टिल 9, क्योंकि एक ही चाहिए उसे। एट 9 पे अब P2 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि 5 to 10 वाले स्लॉट में P2 ने एक बार अपना एग्जीक्यूशन कर लिया, सो एट 9 पे उसने P3 को दे दिया। P3 ने एग्जीक्यूशन किया, सो 10 पे फिर से P3 को रोकना पड़ा, क्यों, क्योंकि P2 जो है वो रिलीज हो रहा है। सो P2 आया सिस्टम में, P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन की। एट 12 पे फिर से वो P1 को करना पड़ा उसे, P3 को नहीं, क्यों, क्योंकि 12 पे अब P1 रिलीज हो रहा है सिस्टम में, सो दैट्स वाई P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन ली। एट 13 P3 को उसने फिर एग्जीक्यूट किया
टिल 15 तक, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना P1 आ सकता है ना P2 आ सकता है, तो इसलिए आपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर लिया 15 तक। आफ्टर दैट एट 15 P2 के रिलीज होने का टाइम है। P2 से P1 की प्रायोरिटी हाई है, लेकिन P1 यहाँ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि P1 अपने इस स्लॉट में एग्जीक्यूट हो चुका है। सो 15 पे उसने P2 को ही एग्जीक्यूट किया। एट 16 P2 को प्रेम्प्ट किया, क्यों? क्योंकि 16 पे P1 रिलीज हो रहा है, P1 की प्रायोरिटी P2 से ज्यादा है, सो P1 को उसने एग्जीक्यूट किया। एंड एट 17 फिर से उसने P2 को एग्जीक्यूट किया। तो P2 ने अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर लिया, P1 ने अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर लिया अपने अपने स्लॉट्स में, और P3 ने भी अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर लिया। दैट्स व्हाई एट 18 to 19, 19 to 20 ये क्या है? आइडल ब्लॉक्स है। इस टाइम पे CPU हमारा आइडल रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो है आपका EDF, वो भी सेम ऐसा ही है, बट उसमें आपकी प्रायोरिटीज जो है फिक्स नहीं है। जैसे जैसे प्रोसेसर की असाइनमेंट होगी, आफ्टर दैट प्रायोरिटीज भी आपकी प्रोसेसेस की चेंज होगी। जैसे इसमें तो फिक्स थी P1 P2 P3, ठीक है। आगे जो EDF जो हम करेंगे उसमें फिक्स नहीं होगी, उसमें आपकी प्रायोरिटीज सभी प्रोसेसेस की चेंज होती रहेंगी, और चेंजिंग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही फिर प्रोसेसर असाइन होगा। EDF, earliest deadline. It is an example of dynamic. Now, dynamic है, it means priorities are not fixed here. ठीक है, priorities change होंगी time to time. Now, system has to dynamically allocate priorities based on, इस पे based on the value of deadline. ठीक है, यहाँ पे हमें चेक क्या करनी है? डेडलाइन वैल्यू प्रोसेसेस की, और डेडलाइन वैल्यू पे बेस्ड क्या असाइन करनी है उनको? प्रायोरिटीज। ठीक है, अब ये क्या है? डेडलाइन और प्रायोरिटी दोनों ही आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब जिस प्रोसेस की डेडलाइन सबसे कम होगी उसी को ही पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऑब्वियसली हमें पता ही है कि जिसके लिए हमारे पास टाइमिंग जो रहती है सबसे कम रहती है, तो हम उस काम को पहले कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे जिस प्रोसेस की डेडलाइन कम है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अकॉर्डिंग टू द डेडलाइन प्रोसेस की प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। अब ये डेडलाइन जो होती है ये चेंजेबल है, ये फिक्स नहीं रहेगी थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, ये हर एक प्रोसेस की चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे डेडलाइन चेंज होगी वैसे वैसे उनकी प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है? अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट में ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 पैरामीटर्स। जो रेट मोनोटोनिक किया था अभी लास्ट, उसमें 3 पैरामीटर्स लिए थे आपने, टाइम पीरियड, एक्सिक्यूशन टाइम एंड द फेज। Now for earliest deadline first, there are 4 parameters by which a process is represented. What are these parameters? देखो, first is the value of time period. Second is the execution time. Third is the deadline. Fourth is the phase. यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? जस्ट डेडलाइन, लेकिन जिस तरह से वैल्यू लिखी है उसी तरह से उनको कंसिडर करना है। फर्स्ट जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी वो टाइम पीरियड की होगी, आफ्टर दैट उसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा, आफ्टर दैट उसकी डेडलाइन वैल्यू होगी थर्ड पैरामीटर, एंड फोर्थ जो होगा वो फेज होगा। ठीक है, रेट मोनोटोनिक की तरह ही फेज वैल्यू हमें 0 कंसिडर करनी है सभी की।
रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स की वैल्यू आपको गिवन होगी. नाउ फॉर एग्जांपल process P1, suppose it has values like 2 and process P2. ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यूज दी जा सकती है इन एग्जाम. तो ये आपको क्या कंसिडर करना है, फर्स्ट टाइम पीरियड है 2, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम आपका डेसिमल में भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है. इसलिए मैं डेसिमल का एग्जांपल ले रही हूँ, तो 0.9. उसके बाद थर्ड पैरामीटर जो है यहाँ पे इसकी डेडलाइन है. आफ्टर दैट लास्ट पैरामीटर फेज. ठीक है, सेम फॉर P2. अब इस तरह से आपको गिवन होगा P1 P2 विद पैरामीटर्स. नाउ यू हैव टू डिसाइड इनिशियली whose priority is highest. कैसे, बेस्ड ऑन द डेडलाइन वैल्यू. ठीक है, अब डेडलाइन जो है प्रोसेस P1 की कितनी है, देखो डेडलाइन थर्ड पैरामीटर है 2. उसके बाद डेडलाइन देखो प्रोसेस P2 की कितनी है 5. क्लियर. अब दोनों में से डेडलाइन कम किसकी है, डेडलाइन वैल्यू P1 की. तो इट मींस P1 की प्रायोरिटी हाई है. ठीक है, P1 हैज अ हाई प्रायोरिटी देन दिस प्रोसेस P2. क्लियर. अगर इसकी 2 होती और इसकी 5 होती तो P2 की प्रायोरिटी हाई होती. ठीक है, तो जिसकी भी डेडलाइन वैल्यू कम होगी उसकी प्रायोरिटी हाई होगी. क्लियर. अब आपको करना क्या है, इन प्रोसेसेस को शेड्यूल करना ऑन द ग्रैंड चार्ट. कैसे, सेम जो रेट मोनोटोनिक का किया अभी. इसमें भी आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे टाइम पीरियड वैल्यू का, उतनी वैल्यूज को आपको उस ग्रैंड चार्ट पर रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड वैल्यू है 2 and 5. सो 2 and 5 को अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है 10. तो इट मीन्स इसमें ग्रैंड चार्ट पे हमें 10 वैल्यूज तक 10 यूनिट ऑफ टाइम तक की शेड्यूलिंग शो करती है. क्लियर. और स्टार्ट विद द 0. बट यहाँ पे आपकी जो प्रायोरिटीज होंगी वो चेंज होगी. कैसे होगी, ये कंप्लीट आपका कल ही होगा, अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट. ठीक है, तो इसमें याद रखना आप प्रायोरिटी कैसे असाइन करोगे, बेस्ड ऑन दी डेडलाइन. डेडलाइन कम, प्रायोरिटी ज्यादा. क्लियर है. इस तरह से इसका ग्रैंड चार्ट ड्रॉ करेंगे.